हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस टाइम तो आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो गए होंगे और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है तो वो पूरी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है और थोड़ा टाइम एग्ज़ाम से पहले आपको चाहिए। आपको रिवीजन करने के लिए चाहिए और आपको मॉक टेस्ट देने के लिए चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी कि आप क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ हमारी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं और जो एग्जाम में आपको भारी पड़ेंगे, जिससे आपको आता हुआ क्वेश्चन में आप थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स करके अपना आंसर गलत कर दोगे और आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। तो अभी 2 मंथ तो है ही है, तो अभी 2 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि खूब सारा रिवीजन करो और खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, जिससे आपको अपनी गलती पता चले और आप उन्हें एनालिसिस करके उन्हें सुधार पाओ। तो अब आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम डीबीएमएस डिजिटल एंड डीबीएमएस के क्वेश्चन कुछ हम देखेंगे, जो हम 3 सब्जेक्ट अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिनमें हम कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें गेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक के हम गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और भी जो कंपटीशन एग्जाम में आए हैं, जो आ सकते हैं, उस तरह के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में हम कई सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और ये भी पता करेंगे कि इनसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गेट में क्या पूछ सकते हैं, इसमें और क्या वैरायटी हो सकती है और इसको सॉल्व करने का कोई आसान तरीका जिससे हमारा टाइम भी सेव हो पाए, तो वो तरीका भी हम देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कम टाइम में। मैं टाइम को इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी पे देता हूँ क्योंकि देखो मोस्टली गेट में अब लिमिटेड टाइम है, बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आप कोई इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो टाइम लगना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। और कई क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमको आ रहे होते हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है, तो उनको सॉल्व करने में हमको टाइम लगना चाहिए। तो अब हमारे पास टाइम की कमी होती है तो हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो सवाल को कैसे हमको सॉल्व करना है बट कम टाइम में, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन में हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। क्या पता आगे वाला क्वेश्चन हमको आ रहा हो और टाइम लिमिटेड है तो हमको उसके हिसाब से चलना है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आप एक बार खुद से ट्राई करिए और नहीं आ रहा तो हम सोल्यूशन फिर सॉल्व करके देखेंगे और कौन सी हम लोग ट्रिक इसमें अप्लाई कर सकेंगे वो भी देखेंगे कि ऑप्शन के थ्रू जल्दी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट हमको सॉल्व करना चाहिए। तो प्रीवियस सेशन में जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका भी मोस्टली स्टूडेंट का आंसर सही है। उन दोनों क्वेश्चन का पहले शायद डिजिटल का था तो उसमें हमारी जो रेडिक्स की वैल्यू आ रही थी वो x अगर माने होते तो x की वैल्यू 5 होती और जो हमारा डीबीएमएस का क्वेश्चन था उसमें हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट था, क्योंकि उसमें हमारी साइकिल प्रेजेंट नहीं कर रही थी। सेकंड स्टेटमेंट में हमारी साइकिल प्रेजेंट कर रही थी और जिसकी वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसमें हमारी साइकिल एग्जिस्ट करती है, साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमारी कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिजिटल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डिजिटल का है, उसमें हमको के मैप का क्वेश्चन है, जिसमें हमको इसमें के मैप में आपको इस तरह का भी क्वेश्चन गेट में पूछ सकता है और आया भी है। तो इसको आप देखिएगा कि इसमें हमको एसओपी फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको हमको पीओएस फॉर्म में चेंज करना होगा और जो मैंने बताया भी है कि आपको कैसे चेंज करना है। तो देखो पहला सवाल है कि इसमें क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है कि सिंप्लीफाई एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी फॉर्म द बूलियन एक्सप्रेशन। अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? इसमें P प्लस क्यू डैश प्लस आर डैश डॉट। अब क्या है? P प्लस क्यू डैश प्लस आर डॉट, आगे भी है, आगे क्या है? P प्लस क्यू प्लस आर डैश इज। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमको। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है P डैश
क्यू प्लस आर, देन सेकेंड पी प्लस क्यू डैश डॉट आर डैश, थर्ड ऑप्शन है हमारा पी डैश डॉट क्यू प्लस आर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पी डॉट क्यू प्लस आर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक बूलियन एक्सप्रेशन हमको दिया गया है जिसको हमको किस फॉर्म में चेंज करना है, एसओपी में। अब पहले ये देखो कि ये हमारी इक्वेशन तो किस फॉर्म में है, पीओएस में है। पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट करना। तभी देखो तीन वेरिएबल इनको सम को प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, डॉट के साथ। और उसके बाद हमको क्या करना है, एसओपी निकालना है। एसओपी क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम करना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो अगर ये सिंप्लीफाई अगर बोला भी ना गया होता कि एसओपी फॉर्म में, तब भी हम पता कर लेते। कैसे, क्योंकि ऑप्शन जो हमारे हैं वो देखो पीओएस फॉर्म में ही दिए गए हैं, पीओएस फॉर्म में, तभी 2 का डॉट हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ भी जाएगा, अगर ना बोला गया हो, क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो, तो आप ऑप्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं। आप पहले एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि एसओपी और पीओएस में होता क्या क्या है। तो एसओपी हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, पीओएस हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। एसओपी में हमारा क्या होता है, 0 हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, डैश मतलब एक तरह से, और 1 हमारा नॉर्मल होता है। अब इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा 1 हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट, एंड 0 हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। तो अब सबसे पहले इसको आप सॉल्व करने का तरीका है के मैप के थ्रू, ठीक है। मगर पहले हम इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब ये हमारी इक्वेशन क्या है, पी प्लस, अब इसमें देखो मैंने क्या बोला, ये किस फॉर्म में है, पीओएस फॉर्म में। तो इसका मतलब डैश हमारा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एसओपी होता तो 0 को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे अगर हमारा ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल जो है, देखो इसमें नॉर्मल हमारा 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 0, ये 1 1, तो इसका मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, सिग्मा पाई। अब इसको कैसे, उसके बाद पाई एम बोलते हैं सर, तो पाई एम। अब इसको किस तरह लिखेंगे, पहले वाले हमारा क्या आया कि इसका 2 और 1 3 आया। दूसरे वाले में चेक करते हैं, तो अब डैश हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, बाकी 0 को। तो ये आया हमारा 2, और इसमें लास्ट में हमारे में तो डैश हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है, बाकी 0 को। तो ये आ गया हमारा 1। तो ये आ गई हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इसके बाद हमको पीओ, अब हमको तो निकालना है एसओपी फॉर्म में। तो यार देखो एसओपी एक फॉर्म में हम इसी से निकाल सकते हैं वैल्यू। कैसे निकालोगे, तो वो देखो जो इनपुट आउटपुट जो हमारे पीओएस में आए हैं, सॉरी जो हमारे पीओएस में आए हैं एसओपी में, उन्हीं का उल्टा होता है। मतलब जो हमारे जैसे इसमें एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जब हम एसओपी निकालेंगे तो उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कैसे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा एम मिन टर्म। अब इसको देखो 3 आया मतलब 0 नहीं आया तो 0 हम लिख सकते हैं, 1 आ चुका है तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 आ रहा है 2 नहीं लिखेंगे, 3 आया 3 नहीं लिखेंगे। तो क्या आएगा 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें हमारे 3 ही वेरिएबल है, तो हमारी वो छोटी वाली टेबल बनेगी इस तरह वाली, हम जानते हैं ये वाली हमारी टेबल बनेगी, क्योंकि 4 होते तब हम वो बड़ी वाली बनाते, 4x4 वाली। तो अब इसमें ही हमारा काम हो जाएगा। तो अब ये आए 0 4 5 6 7, और ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू अपनी पुट करके अपनी मिनटम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन। तो अब हमारे यहाँ क्या है, अब मानिए मैं किसको, अगर एक तरह से देखा जाए तो हम किसको इधर ले लें, कुछ भी ले लीजिए, P इसको हम ले लेते हैं, R ले लेते हैं इधर R, और इधर ले लिया हमने P और Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आया, P, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आया, इसको ले लिया हमने PQ, और यहाँ हमने ले लिया R। तो यहाँ पे हमको पता है क्या आएगा, R डैश R, ठीक है। अब यहाँ पे आया P 0 0 तो PQ डैश, यहाँ 0 1 P डैश Q, यहाँ पे आया PQ, यहाँ आया PQ का डैश, जो हमको पता है। अब हमको वैल्यू पुट करनी है। तो 0 में हम क्या रख सकते हैं, 1 0 1 0 1 2 3, तो यहाँ पे कुछ नहीं है।
फिर 4 5, तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, एंड देन 6 और 7, तो 6 पे भी 1 और 7 पे भी 1। अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि यहाँ पे बड़ा ग्रुप क्या बन रहा है, तो बड़ा ग्रुप सबसे पहले देखने में ही समझ में आ रहा है भैया ये वाला बन रहा है। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आएगी, सिंपली आर हमारी आ गई यहाँ से, क्योंकि ये 0 होता है, ये 1 होता है। और पी हम निकाल किस फॉर्म में रहे, एसओपी में निकाल लें, तो हमारा 0 कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे अब ये एक ग्रुप ये बना, ये आर हमने ले लिया। अब दूसरा ग्रुप हमारा बन रहा है क्या, पी डैश क्यू डैश। अब इस तरह का कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या हमको, इस तरह का ऑप्शन एक। अब हम इसमें देखो ऑप्शन में, अब देखो अब ये इसमें आप कंफ्यूज मत होया करिए। कई स्टूडेंट होते हैं कि भैया हम यहाँ पे आर रखें कि पी रखें, क्यों लिखें। तो इससे क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता है। देखो आपका किसी भी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे पी रख लेते या क्यू रख लेते, आर को कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। बट अब जो आंसर निकला उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मैच कर लिया करो। अब देखो यहाँ पे पी 2 वेरिएबल पे डैश है, तो यहाँ पे किसमें 2 वेरिएबल पे डैश है, इसमें डैश है, क्यू डैश आर डैश है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू आर रखा था और यहाँ पे टी रखा होगा, तो इसका मतलब एक नॉर्मल है तो एक हमारा नॉर्मल है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप कंपेयर करके भी आप देख सकते हो। तो ये मत सोचा करो कि अब इसमें यहाँ पे क्या रखे यहाँ पे क्या रखे, तो इसमें कंफ्यूज होना है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बाद में जो आंसर है उससे आप मैच करके देख सकते हो। अब ये तरीका है कि के मैप के थ्रू सॉल्व कर लिया आपने। अब एक तरीका क्या भैया, हमको के मैप भी ना बनाना पड़े, तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ इससे भी कर, ऑप्शन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि देखो अब ये ऑप्शन है, अब यहाँ पे हमारे मिन टर्म की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 4 5 6 7 ये आ रही थी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं पी क्यू प्लस आर। अब हमको पता है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हम सेकंड को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। तो यहाँ पे आ रहा पी प्लस क्यू डैश आर डैश। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी तो हमारा फिक्स है, हम जानते हैं एसओपी में जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो हमारा क्या होता है 1। अब यहाँ पे क्यू आर हो सकता है, तो एक बार हम दोनों को 0 0 ले लिए, एक बार हमने एक 0 लिया एक 1 लिया, ये तो फिक्स ही है। तो एक हमने यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 0 ले लिया, अब एक में हमने तीनों को 1 ले लिया। अब यहाँ पे देखो बस इसमें ये ध्यान रखना, ऑर्डर मेंटेन रखना कि पी यहाँ पे है तो पी की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, क्यू यहाँ पे आर। ऐसा मत कर देना जैसे क्यू आर है तो यहाँ पे पी मान के रख रहा है वैल्यू, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पी रहा होगा तो यहाँ पे 1 होगा। अब ये दोनों वैल्यू तो फिक्स है, कॉम्प्लीमेंट है तो 0 0। अब यहाँ पे एक बार 1 और एक बार यहाँ पे 0 हो सकता है, तो यहाँ पे 0 0। अब यहाँ पे से हमारी क्या मिन टर्म की वैल्यू आई, देखो पहले तो हमारी 0 आ गई, यहाँ से हमको क्या पता चला कि हमारा 4 आ गया, यहाँ से हमारा 4 4 मैच कर रहा, तो यहाँ पे एक क्या है 4 और 5 आ गया, देन 4 2 6 आ गया, और एक में पूरे हैं तो 7 आ गया। यही ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारे पी है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। तो एक तरीका आपको ये है कि आप के मैप के थ्रू सॉल्व करो, एक तरीका है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन पे वैल्यू रखकर आपको उसकी बाइनरी वैल्यू निकाल लो, उसके बाद वैल्यू निकाल के डायरेक्ट आप देख लो, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उससे सॉल्व करो। बट कोशिश किया करो कि के मैप की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि आप फटाफट उससे कर लिया करो। क्योंकि देखो अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है, क्या पता चौथा ऑप्शन सही होता, तो आपको पहले तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, ऐसे में गलती हो जाती है थोड़ा सा, तो ऐसे में टाइम वेस्ट होता है थोड़ा। बेसिकली अगर बड़ा सवाल और ज़्यादा होता है जिसमें तीनों की वैल्यू एडजस्ट होती तो जल्दी से हम वैल्यू पुट करके देख लेते। तो आप थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा सोच के आप सॉल्व किया करो कि हमको किस मेथड से क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगी और हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया होगा, चाहे भले थोड़ा टाइम लगा हो, क्योंकि आसान इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो तब तो फिर दिक्कत है, आपकी पढ़ाई बहुत वीक चल रही है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो। कि इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको एक तरह से माइंड में सेट होना चाहिए कि सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और फटाफट, क्योंकि वहाँ हमको इतना टाइम नहीं मिलता है सोचने का। तो अब एक हमको के मैप दिया है, डायरेक्ट मैं के मैप बना दे रहा हूँ। अब ये हमारा 4x4 का के मैप बना दिया गया है। तो ये है 4x4 का के मैप, ये बन के तैयार। अब इसमें वैल्यूज क्या है, तो यहाँ पे है देखो AB, यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है CD। अब हमारा इसमें हमको क्या बोला गया है, ऑप्शन देखो इसमें, पहले इसमें वैल्यू दी गई है 1 1
कॉम्प्लीमेंट, डोंट केयर, वन वन डोंट केयर। अब ये सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ, इस तरह के मैंने क्वेश्चन गेट में अभी भी प्रीवियस सेशन में भी कराए, बट एक देखो इस क्वेश्चन में हम पीओएस भी निकालेंगे और इसका एसओपी भी निकालेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। अब इसमें ऑप्शन देखो, पहले आ रहा बी डैश डी डैश प्लस ए डैश डी डैश, सेकेंड ऑप्शन है आपका ए डैश बी डैश प्लस बी डैश डी डैश प्लस ए डैश बी डैश डी डैश, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इधर लिख लें क्योंकि अभी हमको इसकी भी वैल्यू लिखनी है, प्लस ए डैश बी डैश एंड डी डैश। सी ऑप्शन है हमारा बी डैश डी डैश प्लस ए डैश बी डैश डी डैश। ऑप्शन फोर्थ है हमारा ए डैश बी डैश प्लस बी डैश डी डैश प्लस ए डैश डी डैश। अब ऑप्शन से ही हमको पता चल रहा है कि हमको इसको किस फॉर्म में निकालना है, एसओपी फॉर्म में निकालना है। तो अब इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ये हमको किस फॉर्म में निकालना है, एसओपी में, एसओपी पे में निकालो। अब ऑप्शन तो एसओपी के अकॉर्डिंग है, बट इसका एक बार आप पीओएस भी निकालो कि दोनों का आंसर क्या है, फिर हम चेक करते हैं। तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसओपी फॉर्म पे निकालते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालते हैं एसओपी में। तो एसओपी के लिए हमको ग्रुप बनाने हैं, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप भैया हम क्या बना सकते हैं, एक पहले थोड़ा सा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे भी, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे भी 1 है, हाँ अब क्वेश्चन करेक्ट है। तो अब सबसे पहले हम एसओपी फॉर्म में निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा ग्रुप क्या बन रहा है, सबसे पहले तो ये दिख रहा है, चारों पे हम नज़र फिराते हैं, सबसे पहला ग्रुप हमारा यही है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसके लिए हमको क्या पहले वैल्यू रख लेनी है। तो यहाँ पे ये आपको एकदम याद होनी चाहिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी, और फिर ए बी एंड ए बी डैश। अब इस इधर भी ऐसे सी डैश डी डैश, सी डैश डी, फिर सी डी डैश। तो अब ये चारों को लिए सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या आ रही, चारों से कॉमन आ रहा बी डैश, देन इधर चारों से क्या आ रहा डी डैश प्लस, अब इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, दोनों को हमने। अब हमारी ये 2 1 बचे। अब ये 2 1 को कैसे ले सकते हैं, एक तो तरीका है कि आप इन दोनों का ग्रुप बनाओ, एक इन दोनों का ग्रुप बनाओ, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। बट इसमें 2 इक्वेशन हमको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, तब और तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी। क्या हम डायरेक्ट कोई बड़ा ग्रुप बना सकते हैं, तो कैसे, देखो इसमें हमको ऐसे नहीं बना सकते, एक ग्रुप हमारा ये बना, 2 इधर का 2 ऊपर का, ये बन गया। तो अब एस को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फिर से अगेन डी डैश, हाँ डी डैश, अब ऊपर दोनों में आ रहा ए डैश। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ यह पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये हो गया हमारी क्या कौन सी इक्वेशन, एसओपी इक्वेशन। अब इसी टेबल में हमको पीओएस निकालना होता तो हम क्या करते, अब पीओएस निकालना होता भैया तो हमको सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करते, इसको चेंज करते, उसके बाद हम क्या करते, अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारी 1 1 है, अब 1 1 तो आपके जहाँ पे हैं उनको वहीं पे रहने दो। अब उसके बाद जो हमारा खाली स्पेस है इसमें हम क्या करते, 0 रख लेते अपना, हम क्योंकि पीओएस में हम क्या जानते हैं 0 रखते हैं। तो यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे। और डोंट केयर को आप मत चेंज करिए, डोंट केयर फिक्स होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमको मेंशन है तो वहीं पे होंगे। अगर इसका क्वेश्चन आता है पीओएस भी बताओ, एसओपी भी बताओ, तो ऐसे आप पीओएस निकाल दो। और यहाँ पे चेंज होता, अब यहाँ पे ए प्लस बी होता, यहाँ पे ए प्लस बी होता, यहाँ पे ए प्लस बी होता, यहाँ पे ए प्लस बी होता। अब दिक्कत यहाँ पे क्या कि हमको 0 पे, हम एसओपी में 0 कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बस पीओएस में हमारे किस में कॉम्प्लीमेंट होता है 1 पे। तो पहला 0 0 आता तो इस पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, फिर 0 1 आता तो यहाँ पे 1 पे कॉम्प्लीमेंट, फिर 1 1 आता तो इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आता 1, फिर क्या आता 1 और 0 तो 1 पे कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे ही सेम इधर भी सी प्लस डी, तो सी प्लस डी, डी का कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस डी दोनों का कॉम्प्लीमेंट, देन सी प्लस डी तो सी पे कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालते हैं, तो सबसे पहला ग्रुप हमारा क्या बन रहा है भैया, सबसे पहला अगर इसमें देखा जाए सबसे पहला हमारा ग्रुप बन रहा है, अब ये बना सकते हैं, ये बना लो आप, या तो आप ये बना लो। तो इस सबसे पहले हम लोग इनको बना के देखते हैं कि ऐसे में इसमें हमारा, क्योंकि 6 का ग्रुप नहीं बनता, 1 4 1 2 4 8 16 ऐसा बनता है। तो अब कोई ऐसा तो है नहीं। अब 8 का, अब इसमें देखो
अब ये ग्रुप ये बना सकते हैं, बट अब इससे बड़ा कोई ग्रुप बना सकते हैं क्या हम? तो हाँ भैया, एक तरीका है, हम उससे भी बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। कैसे? देखो हम ये अगर ये डोंट केयर को ले लें और ये दोनों जीरो को ले लें तो हमारा क्या 8 का ग्रुप बन सकता है? बिल्कुल। अब आपने बोला भी है कि 8 का ग्रुप हम बना सकते हैं, तो 2 2 4 6 8। तो अब पहले हमने देखा सबसे बड़ा ग्रुप हमको ये मिल रहा है, तो हम पूरे को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले इन चारों में कॉमन कुछ आ रहा है, तो चारों में तो ऐसा होगा ही नहीं कि चारों में ऊपर में कोई कॉमन आए, ये आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। अब नीचे वाले में, स्लाइड वाले में तो कॉमन आएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा, डी डैश कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन आया सिर्फ ओनली डी डैश। तो हमारा ये है, ये वाला पार्ट कवर हो गया। अब डी डैश के बाद क्या होता है, तो ये हमारा कोष्टक बंद, उसके बाद देन डॉट। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा ये जीरो इतने कवर हो गए। अब ये एक जीरो ये बचा, एक जीरो ये बचा। तो अब इसका सबसे बड़ा ग्रुप क्या है, सीधा सीधा हमको पता है कि आप भैया ये वाला पूरा ले लो 4 का। तो अब इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा अंदर डी डैश का, तो सिंपल एक ही ए डैश प्लस बी डैश, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये हो गई हमारी एसओपी फॉर्म और ये हो गया हमारा पीओएस फॉर्म। तो अगर एक ही टेबल से दोनों को निकालना हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट डोंट केयर की जो अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो डोंट केयर की वैल्यू चेंज मत करना, इधर उधर मत करना, ठीक है। सिर्फ 1 को भी चेंज नहीं करना है, बस हमको जहाँ पे खाली स्पेस है वहाँ पे 0 पुट करके अपनी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। बाकियों से हमको कोई मतलब नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, एक क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि इसमें हमारी और कौन सी वैरायटी बन सकती है गेट में जो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है जो कई बार गेट में पूछा गया है, बार में, इसरो में पूछता ही रहते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो इसका और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, बस कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक डायग्राम है इस तरह का, मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको क्वेश्चन कराया होगा, तो आई होप आप लोग कर लेंगे। ये एक एंड गेट है, ये एक हमारा और गेट है, और गेट है, ये इससे जुड़ा है एफ। अब उसके बाद यहाँ से एक आई लाइन, ये हो गई हमारी F3, ये हो गई हमारी F2 और ये हो गया हमारा F1। अब इसमें बोला है कुछ वैल्यूज दी गई हमको, क्या क्या वैल्यू दी गई हैं। तो सबसे पहले वैल्यू दी गई है हमको F1 की। F1 की वैल्यू दी गई है मिनटम 4 5 6, डायरेक्ट ही मैं वैल्यू रखे दे रहा हूँ आपको तो आसानी होगी। अब इसमें F1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, F1 की वैल्यू दी गई है 4 5 6 7 और 6 7 8। ये चार वैल्यू आपको दी गई है, 4 5 6 7 8। अब F2 की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, F3 की वैल्यू हमको दी गई है 1 6 एंड 15। और आउटपुट जो F आ रहा है उसकी भी वैल्यू हमको दी गई है, क्या 1 6 8 एंड 15, ठीक है। तो अब हमको बताना क्या है कि इसमें F2 की वैल्यू क्या है। F2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब पहला ऑप्शन सिग्मा मिनटम 4,6, सेकेंड ऑप्शन है सिग्मा मिनटम 4,8, थर्ड ऑप्शन है सिग्मा मिनटम 6,8, फोर्थ ऑप्शन है सिग्मा मिनटम 4 6 8। तो आप समझ गए होंगे, ये एक एंड गेट है, ये और गेट है। सिंपली जिसकी वैल्यू दी गई है वो मैंने मेंशन कर दी, बस आपको F2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को भैया सॉल्व कैसे करें जिसको नहीं पता, तो सबसे पहले देखो हमको क्या पता है कि एंड हमारा किस पे वर्क करता है, एंड हमारा अब जैसे डॉट प्रोडक्ट में वो एग्जिस्ट करता है, तो एंड को हम क्या एक तरह से लॉजिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इंटरसेक्शन से।
और को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यूनियन से। और आई होप इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टी आपको पता है, यूनियन में हम कंबाइन करके पूरे का आंसर लिख लेते हैं और एंड में हम कॉमन जो हमारे दो सेट से कॉमन निकालते हैं उसकी वैल्यू हम रखते हैं। तो अब यहाँ देखो कि अब ये हमारा और है तो 1 6 8 15, अब यहाँ पे 1 6 15 है तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन F2 होगा, मतलब यहाँ पे हमारा कॉमन क्या होगा। तो यहाँ से देखो देखने में समझ में आ रहा है कि 1 6 15 है तो यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें, यहाँ पे 1 है 6 है 15, तो यहाँ मतलब 8 नहीं, तो 8 तो यहाँ पे होगा ही होगा, तभी यहाँ पे आया होगा, तभी हमने यूनियन किया और में हमने यूनियन किया तो हमारा ये 8 हमको मिला। अब 1 6 15 तो होगा ही, हो सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि अब हम आते हैं अपने ऑप्शन पे। तो सबसे पहले देखो 8 कहाँ पे है, तो 8 इस पे है, इस पे और इस पे नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत है। अब उसके बाद देखो भैया कि क्या 4 हमको अब कौन सा है 4, अब क्या 4 लेने की ज़रूरत है क्या इसमें, तो 4 हम अगर ले लें तो अब यहाँ पे हमने 1 6 15, तो यहाँ पे क्या 4 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो यूनियन अगर हम करेंगे तो एक एक पूरे का लेंगे, तो 4 तो यहाँ पे यहाँ पे आ ही नहीं रहा आउटपुट में, तो इसका मतलब 4 हमारा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब उसके बाद इसमें भी 4 है तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब बचा 1, इसका मतलब यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे अब 1 6 15 यहाँ से आएगा तो यहाँ पे 6 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 8,6 होगा। जब यहाँ पे 8,6 होगा तो अब इनका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे दोनों कॉमन लेंगे, 8 है इसमें तो 8 ले लिया, 6 कॉमन है तो 6 ले लिया, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं। अब 8,6 यहाँ पे आया, 1 6 15 यहाँ से आ रहा, दोनों का यूनियन निकाला तो आउटपुट हमारा ये आया। तो अब F2 की वैल्यू पूछा था तो F2 की वैल्यू 6 और 8। तो ऐसे आप ऑप्शन का हेल्प लेके थोड़ा धीरे धीरे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार गेट में पूछे आए हैं, और की जगह एक जॉर दे देगा, एक नॉट दे देगा ऐसे। तो इसका इस तरह के 1-2 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में भी कराए हैं, अगर किसी को इस तरह के क्वेश्चन में डाउट हो तो वो सेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह क्वेश्चन 2 मार्क्स में गेट में पूछते हैं, जो कि इतने डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस और प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल एक प्रॉपर्टी है, इसको आपको पता होना चाहिए रैम रोम की। तो बोला है ए रोम इज यूज टू स्टोर द टेबल फॉर multiplication of 2 8-bit unsigned integers। अब क्वेश्चन में पूछा है द साइज ऑफ रोम रिक्वायर्ड। अब आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 256 मल्टीप्लाई 16, सेकेंड 64K मल्टीप्लाई 8। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा तरीका, जिससे आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। 4K इंटू 16, फोर्थ ऑप्शन है 64K एंड 16, ठीक है। आप एक बार वीडियो पॉज करिए और फटाक से आंसर निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी है क्या, क्वेश्चन बोला एक रोम इज यूज टू स्टोर द टेबल। एक रोम का यूज करके हम एक टेबल को स्टोर करते हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 8-bit अनसाइंड इंटीजर के लिए, ठीक है। अब पूछ रहा था साइज ऑफ रोम बताओ, तो साइज निकालने के लिए हमको रोम का पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि रोम इज इक्वल टू, पहले हम जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, जो हमको साइज दिया गया है 8-bit का, तो इसमें हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 इंटू के प्लस 8 छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको 2 बार मल्टीप्लाई में और इंटू के, क्योंकि साइड हमेशा किसमें होगा, के में होगा, और प्लस 8 दोनों को ऐड कर देंगे बिट में।
तो अब इसके बाद क्या आएगा हमारा रिजल्ट 8864। तो इसको हम कोष्टक के बाहर ही ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 64K + 16, जहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन हो टिक मारो आगे बढ़ो। 64K और 16 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, एक बार मल्टीप्लाई एक बार ऐड, ठीक है, इनटू के। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार गेट में आए हैं, सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करना है, एक छोटा सा फार्मूला आपको दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। एक है हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट का एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी गेट में कई बार आए हैं, तो एक क्वेश्चन से मैं आपको सारा समझा दूंगा इस तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। इसमें एक हमको डायग्राम दिया गया है। अब ये क्या है, इसमें ए और बी इनपुट लाइन है, सॉरी ये हमारी एफ आउटपुट है और ये इनपुट लाइन है, ये हमारी बिट्स वाली है, एमएसबी एंड एलएसबी बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट है एक सी हमको दिया गया है, ये हमारी कौन सी बिट है, ये हमारी क्या है, ये हमारी ये हमारी एलएसबी और ये देन हमारी एमएसबी बिट, और ये हमारी इनपुट लाइन है। तो यहाँ पे हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर है, किसका है, 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आया इनपुट में एक सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे देन सी। अब इसका हमको आउटपुट बताना है कि इससे हमको क्या एफ की वैल्यू जो हमारी है वो क्या आएगी। अब इसका ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, लिखो। तो पहला ऑप्शन है ए बी सी डैश प्लस ए डैश बी सी डैश प्लस ए बी सी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ए प्लस बी प्लस सी। फोर्थ और थर्ड ऑप्शन है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। फोर्थ ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को बनाने के लिए। एमएसक्यू इसमें बना सकते हैं, इसकी जगह हम एक ऑप्शन ये भी दे सकते थे, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो, कॉम्बिनेशन सर्किट की प्रॉपर्टी लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को भैया सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इतनी इक्वेशन बनानी है हमको, तो इक्वेशन बनाते हैं। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना होता है कॉम्बिनेशन सर्किट में, इसमें हमारी जो इक्वेशन क्या होती है, ए बी आई जीरो ए बी। अब इसमें 0 0 क्योंकि ए बी एम एस बी टू एल एस बी जा रहा है, तो अब इसमें क्या होता है 0 0 होता है, 0 1 होता है, और फिर क्या होता है 1 0 होता है, 1 1 होता है। बस इसको ये ध्यान इसमें देने वाली बात है। और के मैप में हम लोग क्या करते थे 1 1 ऊपर होता है, 1 0 नीचे होता है, तो इसमें बस इसमें सिली मिस्टेक्स मत करना। अब ये I0 इनपुट लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 0 0 तो यहाँ पे दोनों में डैश, अब यहाँ पे 0 0 है 0 1 है, तो इसमें डैश बी पे और I1। अब क्या है 0 0 0 1 और 1 0 है, तो ए बी, तो बी पे डैश I2 और देन ए बी I3, मतलब 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब ये हमारी आ गई वैल्यू। अब हम क्या करें, अब भैया करना क्या है, सिर्फ हमको वैल्यू रखना है। तो अब पहले हमको पता है I0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो आप ए बी डैश ए बी डैश और ए बी। अब I की वैल्यू हमारी जो इनपुट है वो क्या आ रही, तो इनपुट आ रही भैया I0 की वैल्यू है C, तो ए डैश बी डैश और यहाँ पे आ गया C। अब यहाँ पे क्या आ रहा ए डैश बी और सी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा ए बी डैश और I2 की वैल्यू आपकी आ रही सी डैश। अब I3 की वैल्यू क्या है ए बी एंड सी, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अभी ऐसी कोई इक्वेशन मैच हो रही है, अभी तो ऐसी कोई इक्वेशन मैच नहीं हो रही है। तो अब क्या करें, इसको हमको थोड़ा सा मिनिमाइज करना हो, तब शायद हमारी मिनिमाइज में इक्वेशन आ जाए। तो हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, के मैप के थ्रू। बट देखो एक तरीका मैं और आपको बता दूँ, सबसे पहले तो हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करें, मिन टर्म निकालते हैं। तो मिन टर्म क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0 में, एसओपी में क्या होता है 0 होता है ना, इसमें एसओपी ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 और 1, तो यहाँ पे आया 0 0 और 1, तो यहाँ पे क्या आया 1 सिंपली। अब यहाँ पे 0 0, यहाँ पे आया 1, तो यहाँ पे आया 2। अब यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 0 0, तो यहाँ पे आ गया 4।
अब यहाँ पे तीनों पे कॉम्प्लीमेंट नहीं तो 1 1, तो क्या है 4 2 6 1 7। अब देखो इसको आप के मैप के थ्रू सॉल्व करो तो आपका एक इक्वेशन बने के आएगी, जो हमारी इक्वेशन क्या होती है a XOR b XOR c। तो भैया आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया कि यही इक्वेशन आएगी? मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि देखो पहले तो प्रैक्टिस बहुत है, उसके बाद देखो एक ये चीज़ आप याद रख लो। इसको मैं याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यार कई सारे क्वेश्चन आपको आएंगे गेट में जिसमें डायरेक्ट हमारी वैल्यू 1247 आ रही होगी। ये याद करने के तरीके से अगर जहाँ पे भी 1247 आए तो वहाँ पे सोचना हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, XOR बनेगी। क्या बनेगी? XOR बनेगी। तो XOR बनेगी तो 1247 XOR, उसमें XOR ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन नंबर 3। अब देखो इसमें मुझे एक चीज़ और बताना था। अब ये हम जानते हैं ना कि XOR और XNOR इक्वल होते हैं किसमें? ये हमारा इक्वल प्रॉपर्टी होती है ना, इक्वल होती है। 3 है, 1 2 3 वेरिएबल है तो इक्वल होगी। अब अगर अब 2 पे ये एग्जिस्ट नहीं करते, A XOR B हो तो A XNOR B इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल होंगे। सिर्फ ये ऑड पे ही इक्वल होते हैं, बस ये याद रखना। ऑड पे इक्वल होंगे और इवन पे इक्वल नहीं होंगे। इवन पे इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो इवन में इक्वल तब होंगे कि जब हम इक्वल करें और A XNOR पे एक बार लगाएं या हम XOR पे बार लगाएं। तो एक पे बार होगा तो दूसरा इक्वल होगा। ये सिर्फ केस है इवन पे, और ऑड पे है तो ऐसे ही डायरेक्ट दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये भी याद रखना, अगर फंसाने के लिए क्वेश्चन आएगा तो MSQ ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछ सकता है कि देखो दोनों ऑप्शन दिए होंगे और हमको ये पता होता है 1247 भैया ने बताया था XOR होता है, झटाक से XOR क्लिक किया और आगे बढ़ गए। बट ऐसा नहीं है। अब उसमें XOR के इक्वल XNOR होता है ऑड के केस में, मैं लिख दे रहा हूँ ऑड के केस में। ऑड के केस में, इवन के केस में ये होता है एक पे बार होना ही चाहिए, तब हमारे इवन के केस पे इक्वल होता है। ठीक है, XOR XNOR इक्वल होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा मत, ऑप्शन टिक करते समय प्लीज हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि अगर MSQ पूछा होगा ना तो इसको आपको इस ऐसे भी क्लिक करना, टिक करना होगा। अगर 2 का आया तो आप एक बार चेक कर लेना, 2 पे है तो 1 पे बार है। तो अब जैसे एग्जाम्पल आया कि ये ऑप्शन आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आया आउटपुट निकल के। अब ऑप्शन में एक ये भी दिया गया है और एक ये दिया गया है, तो अगर आपने इसको टिक किया इसको नहीं किया तो गलत हो जाएगा, तो ये भी सही होगा। और ये तो अगर हमारा आउटपुट निकल के आया ये और ऑप्शन में ये भी दिया गया है तो ये भी सही है और ये तो सही है ही है। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन को देखा करिए कि क्या पता ये भी आंसर सही हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किससे है? DBMS से है। तो DBMS का पहला क्वेश्चन मैं ट्री से आपको लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है हमको एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री दी गई है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में नोट ना करना पड़े। बाइनरी सर्च ट्री दी गई है, एम्प्टी है, उसमें हमको वैल्यू कौन सी इंसर्ट करानी? ये देखो बाइनरी सर्च ट्री है, सर्च ट्री वैल्यू उसमें कौन सी इंसर्ट करानी है? 10 इंसर्ट करानी, -4 इंसर्ट करानी, 15 इंसर्ट करानी है, 30 इंसर्ट करानी है, 20 इंसर्ट करानी है, 5 इंसर्ट करानी है, 60 19 इंसर्ट करानी है। ठीक, एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री है। अब उसमें पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ एजेस, द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ from the node containing 19 to the root node of T each। हमको अब ये NAT टाइप क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब हम एक बार मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करो। तो क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा गया, बोला गया कि हमको एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री दी गई देखो, और उसमें हमको कुछ वैल्यू इंटीजर्स दिए गए हैं जिसको हमको बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसमें इंसर्ट कराना है। और उसके बाद जब हमारी ट्री कंप्लीट बन जाएगी उसके बाद हमको ये इसमें बताना है कि इसमें हमको जो 19 जो हमारा इंटीजर किस जगह पे आएगा। पहले तो बाइनरी सर्च ट्री बना लेंगे तो हमको पता चल जाएगा 19 हमारा कहाँ पे। तो ये बताना है कि नोड से 19 तक में
जो हमारी एज है वो कितनी आएंगी। द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम द नोट कंटेनिंग, जो हमारा नोट से और एज तक का जो बीच में हमारी जो एजेस होंगी वो क्या कितनी एजेस होंगी। तो सबसे पहले आप बाइनरी सर्च ट्री बनाओ, उसके बाद देखो 19 हमारी कहाँ पे आ रहा है, और रूट नोड से 19 वाले जो हमारा नोड होगा या जो हमारी चाइल्ड होगा उस पर देखो बीच में कितनी पाथ एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सॉरी पाथ बोला, कितनी एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितनी एजेस आएंगी वही हमारा आंसर होगा। एजेस को हम हाइट भी बोल सकते हैं, अगर आप इसमें एजेस की जगह आप बोल एक तरह से पूछ सकता था कि हाइट बताओ, तो वो तब भी सेम आंसर आता है। ठीक है, तो आइए एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। अब क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे भैया, ट्री बनाइए आप पहले। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्री। तो सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा 10 हमारा क्या होगा, रूट नोड होगा। अब -4 है तो -4 10 से लेस है, तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री पे आया। 15 है 10 से ग्रेटर है तो 15 आया राइट पे। अब 30 है तो 10 से भी ग्रेटर है, 15 से भी ग्रेटर है तो क्या होगा, राइट पे आया। अब 20 है तो 10 से ग्रेटर है, 15 से ग्रेटर है, बस 30 से लेस है तो 20 आया यहाँ पे। अब 5 है तो 10 से लेस है, -4 से बट ग्रेटर है तो यहाँ पे आया 5। अब आया हमारा 60, तो 10 से भी ग्रेटर है, 15 से भी ग्रेटर है, 30 से भी ग्रेटर है तो 60 आया हमारा 30 के राइट पे। अब आया हमारा 19, तो 19 कहाँ आएगा, 10 से ग्रेटर है, 15 से भी ग्रेटर है तो 30 से लेस है। अब देखो यहाँ पे 30 से लेस है तो 20 पे आया। अब 20 से क्या है, 20 से भी लेस है तो 20 लेस है तो यहाँ पे आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बताओ रूट नोड से 19 तक में कितनी एजेस है। तो सबसे पहले हम एजेस देखते, तो एक पहली एज यहाँ पे हमको मिली, एक एज हमको यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली और एक यहाँ पे मिली। तो हमारी टोटल एजेस कितनी है, 4, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें पूछ सकता था हाइट बताओ, तो हाइट भी हमारी 4 होगी क्योंकि रूट वाली पे तो हम 0 मानते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या हुई, हाइट हो गई, एक हो गई हमारी यहाँ पे 1, देन हो गई 2, यहाँ पे हो गई हमारी 3 और यहाँ पे हो गई हमारी 4। रूट नोट को कंसीडर करके हम हाइट निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमारी हाइट भी कितनी आई, 4 आई, तो एजेस भी हमारी 4 आई, एजेस एंड हाइट भी हमारी पूछता, अगर हाइट पूछा होता तो वो भी हमारी क्या थी, 4। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो, उसके बाद ये देखा करो कि इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है जो कि गेट 1 से पूछ सकता है, और ऐसे ही वो क्वेश्चन बनाते हैं हर साल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन मैं हैशिंग से आपको करा रहा हूँ, हैश फंक्शन से, हैश टेबल से यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया इन ए डबल हैशिंग स्कीमा। तो इसमें स्कीमा क्या दी गई है, H1K = K mod 11 एंड H2 भी दिया गया है। इसमें H2 दिया गया क्या, 1 + K mod 7 आर अवेलेबल सॉरी आर द, इधर मैं लिख देना, आर द auxiliary हैश फंक्शन। अब इसमें पूछा गया है, दिया गया पहले वैल्यू दे दी गई, द साइज m ऑफ द हैश टेबल कितना है, 11। हैश टेबल जो हमारा साइज है, कितने का टेबल बनेगा, साइज उसका दे देंगे 11। अब पूछा गया है द फंक्शन, पहले फंक्शन फॉर द ith रो
in the open address table HK1 plus H1, ये H1 है, और यहाँ पे H2 के आगे क्या है, मॉड m। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमको दी गई द फॉलोइंग की आर इंसर्टेड इन द गिवन ऑर्डर। क्या क्या की ऑर्डर की दी गई है हमको, इधर लिख दे रहा हूँ, 60, 50, 25, 79, 67 एंड 24। अब ये हमारी, अब क्वेश्चन में खोला, अब ये हमको इतने सारा चीज़ें बताई क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ द स्लॉट ऑफ विच की 24 गेट्स स्टोर्ड। कौन से स्लॉट में हमारी 24 स्टोर्ड होगी। तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं एक बार क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ने बोला है कि एक डबल हमको हैशिंग स्कीमा दी गई है। देखो इसमें डबल इसलिए बोला गया है क्योंकि एक स्कीमा हमको ये दी गई है और एक स्कीमा हमारे ये दी गई है, ऑक्सिलरी फंक्शन। अब इसमें टेबल का हमारा साइज क्या है, तो टेबल का साइज हमको दिया गया है 11। अब बोला है द फंक्शन इज द ith फ्रॉम, ith मतलब होता है इंडेक्स, कहीं पे कोलिजन आएगा तो हम उसके आगे कैसे निकालेंगे, तो वो हमारी इंडेक्स होगी। पहले में कोलिजन आएगा तो सेकंड होगा, तो I1 की वैल्यू 2 हो जाएगी ऐसे। तो प्रॉपर ओपन एड्रेसिंग टेबल ये हमको दिया गया है ओपन एड्रेसिंग पे कि कोलिजन आ रहा तो हम पहले H1 से पहले चेक करेंगे, अगर कोलिजन आया तो H2 पे चेक करेंगे, उसमें भी कोलिजन आ रहा तो इस पे देखेंगे, ठीक है ऐसे। और इस पे भी कोलिजन आ रहा तो इंडेक्स की वैल्यू हम ग्रेटर कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चन को बता दूंगा जिसको नहीं समझ में आएगा तो मॉड m। अब क्या करना है, द फॉलोइंग की आर इंसर्टेड इन द गिवन ऑर्डर। अब की हमको ये दी गई हैं और पूछ रहा है कि स्लॉट ऑफ 24 गेट स्टोर। अब इसमें हम स्टोर करेंगे तो 24 हमारे हैश टेबल में किस स्लॉट में हमारे स्टोर हो रहा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे भैया, सबसे पहले भैया हम बनाएंगे, आप ये याद रखिएगा कि 24 हमको बताना है, 24 किस इसमें स्टोर करनी है। थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, काम लायक अपने डाटा को नहीं मिटा रहेंगे, ठीक। अब ये हो गया हमारी, अब बनाएंगे हम हैश टेबल बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन से कितने कॉलम हैं, तो 11 है, 0 1 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक हमारी हो गई ये 11। तो अब इंडेक्स का नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6 7 8 9 10। तो हो गई हमारी टोटल 11, 0 को लिया है। तो ये हमारी टेबल बन गया है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इंसर्ट करते हैं, 60 को हम पहले चेक करते हैं। तो 60 हम के की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। तो अब पहले H1 में चेक करते हैं, कोलिजन आएगा देन हम H2 में चेक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रख के निकाल लेंगे। H1 पे चेक किया 60, तो 60 mod 11 तो कितना आएगा। अब 60 mod भैया 11 कर रहा हो तो 11 5 जा 55, मतलब फिफ्थ हमारा रिमाइंडर कितना बचा 5, तो 5 हमारे पे 60 स्टोर हो जाएगा। 60 हमारा स्टोर हुआ 5 इंडेक्स पे, तो 60 हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब अगला क्या है,
अगला है हमारा 50 आप देखो। अब 50 को देखेंगे तो क्या होगा, 11 4 जा क्या हो जाएगा 45। अब 45 हुआ तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर बचा भैया 6। तो रिमाइंडर बचा हमारा 6, तो इसका मतलब 50 हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 60 50 हो गया। अब 25 पे आओ, तो 25 पे आएंगे तो अब यहाँ पे देखो 11 क्या होगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर बचा भैया 3, क्योंकि 22 आ रहा है, 3 रिमाइंडर बचा। तो 3 वाले में अभी इम्पटी है, तो इसमें भी हम स्टोर 25 को कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बचा हमारा 79। अब 79 में 11 7 जा कितना होता है 77। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा भैया 2। तो 2 वाला स्पेस खाली है क्या, हाँ भैया 2 वाला भी खाली है, तो 2 वाले में भी हम स्टोर कर देंगे। तो 79 का भी काम खत्म। अब आया हमारा 67। अब 67 में 11 6 जा कितना होता है 66। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1 बचा। तो 1 वाला खाली है, 1 वाला भी खाली है, तो हमारा 67 यहाँ आ गया। अब देन लास्ट हमारा क्या है 24। तो अब 24, तो 11 2 जा कितना होता है, 11 2 जा 22। रिमाइंडर कितना बचा 2। तो इसको 2 वाले स्लॉट पे हमको सेव करना है। तो 2 वाले से इंसर्ट करना है। तो 2 पे हम देखते हैं कि अरे 2 पे तो हमारा 79 पहले से रखा है। अब हम क्या करें, तो अब यहाँ पे आ गया क्या कोलिजन मतलब एक ही स्लॉट पे हमारे पहले से वैल्यू इंसर्ट है और हमको एक इंसर्ट भी करानी है, तो 2 तो आएंगे नहीं। तो अब हम क्या करें, अगर लीनियर प्रोबिंग होता तो आगे बढ़ा देते, 25 पे चेक करते, इसमें भी भरा है तो हम 4th पे खाली है तो यहाँ पे रख देते। बट हमको इसमें बताया, ये तो बोला नहीं लीनियर प्रोबिंग है। तो अब यहाँ पे 24 इस पे तो नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इस पे ये वाली पे H1 पे फेल हो गया ये। अब हम चेक करते हैं H2 पे, क्या H2 पे रख के सॉल्व कर सकते हैं क्या। अब H2 पे रखें तो आएगा 1 प्लस, अब H1 पे हमारा एक ये याद रखिएगा क्योंकि अभी यहाँ पे हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी। H1 पे हमारे किस पे कोलिजन आ रहा था 24, 2 जो 2 आ रहा था इसमें रिमाइंडर। अब हम H2 में चेक करते हैं, H2 पे चेक करेंगे तो 1 प्लस कितने पे रखना है 24 mod 7। तो 7 3 जा 21। अब रिमाइंडर कितना आया इसमें 3 आया, तो 1 प्लस अंदर आया 3। तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। अब क्या 4 पे हमारा खाली है, हाँ भैया खाली है, बट अभी इसमें हम 4 की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, क्यों भैया, अभी तो खाली है, बट क्योंकि जब इसमें बोला है कि जब इसमें हम इस कंडीशन पे चेक करते हैं तो हमको वैल्यू यहाँ पे दोनों की इंसर्ट करनी होती है, फिर यहाँ से चेक करते हैं कि वैल्यू आ रही है तो हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो 4 पे भी हमने ये चेक कर लिया कि 4 पे इंसर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोलिजन नहीं है, तो ये कंडीशन तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम याद रखेंगे H2 की वैल्यू हमारी क्या है भैया 4 आ गई। तो अब हम इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले H1 पे क्या आया 2, आई की वैल्यू, अभी हम पहली बार इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या आ गई 1, H2 की वैल्यू आई 4। अब मॉड इसमें m दिया नहीं गया तो m का साइज दिया गया है 11। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा, मॉड 11। अब देखो क्या आ रहा है इसमें, अगर हमको एम्प्टी स्लॉट मिल गया तो हम वैल्यू इंसर्ट करके आगे चल जाएंगे। तो यहाँ पे आया 2 + 4 मॉड 11, तो आया 6 मॉड 11। तो अब 6 मॉड 11 में मॉड की वैल्यू कितनी आ गई भैया 6 आ गई। तो अब क्या करें, अब 6 पे तो वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट है, तो अब हमारा यहाँ पे फिर से कोलिजन आ गया। क्या आ गया कोलिजन, फिर से आ गया कोलिजन आ गया। अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर से चेक नहीं करेंगे अब हमको, क्योंकि H1 H2 तो हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करें, इंडेक्स की वैल्यू एक बढ़ा के देखेंगे। अभी तक हमने आई की वैल्यू क्या रखी थी 1, अब हम यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे 2 पे देखते हैं क्या आता है। तो अब देखते हैं क्या आता है, तो 2 + 4 2 = 8 और मॉड 11। तो अब आया हमारा 8 to 10 मॉड 11। तो अब यहाँ पे हम अगर अप्लाई करें इसको तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो आएगा रिमाइंडर हमारा 10। तो अब यहाँ पे 10 स्लॉट देखो, 10 स्लॉट फिल है गया।
तो 10 स्लॉट भैया एम्प्टी है, तो इसका मतलब हम अपनी 24 को कहाँ रखेंगे, 10th स्लॉट पे पुट कर देंगे। तो अब इसमें पूछा गया था हमारे किसमें 24 हमारे कौन से स्लॉट में आ रहा है, तो 24 हमारे आ रहा है स्लॉट में 10 स्लॉट में हमारा 24 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब इसमें हमको NAT था तो 10 वैल्यू पुट करनी थी और हमारा आंसर सही हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हमारी इस कंडीशन फेल हो गई तो हमने अगले कंडीशन पे देखा। अब बोल अगर आपके दिमाग में डाउट हो रहा हो भैया कि H2 में तो आ रहा था, बट देखो बेटा H1 पे आ रहा है, लेकिन H2 पे हम वैल्यू इसलिए इंसर्ट नहीं कर रहे क्योंकि H1 पे फेल हो रहा, तो पहले हमको H1 H2 की वैल्यू निकाल के देखना ये एम्प्टी स्लॉट है, मिल गया तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। बट हमको उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, देन हम उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा स्लॉट फ्री है कि नहीं। तो अब इसमें देखा तो पहली बार में तो हमारा क्लूजन मिला, बट फिर हमने इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर किया, एक बढ़ाया 1 से 2 किया, तो हमारे क्या मिला, स्लॉट हमारा एम्प्टी मिल गया। तो डबल हैशिंग फंक्शन ऐसे आप वर्क करता है हैश टेबल में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आते हैं तो ऐसे सॉल्व करो और आंसर निकालो। थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आसानी से आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। बस ये है कि इस तरह के लेंदी क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले एक बार अच्छे से रीड करो, फिर देन एक बार रीड करो, उसके बाद ये समझा करो कि क्वेश्चन हमको किस तरह सॉल्व करना, पूछा क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक ये क्वेश्चन भी हमारे B+ ट्री का है। अभी तक हमने B ट्री पढ़ा, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा, अब एक हमारा क्वेश्चन है B+ ट्री का। ठीक है, तो इसमें पहले इस क्वेश्चन है हमारा किसका, B+ ट्री का। इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा B+ ट्री हमारा वर्क कैसे करता है। तो B+ ट्री का है। अब इसमें आगे चलते हैं, तो इसमें बोला गया है B+ ट्री विथ 5 नोड्स। इसमें 5 नोड्स हमको दिए गए, विच ए नोड कैन स्टोर, क्वेश्चन है विच ए नोड कैन स्टोर एट मोस्ट 3 कीज, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू एट मोस्ट 3 हम की मतलब 5 विथ 5 नोट्स हैं। B+ ट्री में 5 नोट्स हमको क्वेश्चन में देखिए, एक डायग्राम भी दिया गया, अभी मैं डायग्राम बना दूंगा। उसके बाद बोला गया है कि इसमें हम एक स्लॉट में मैक्सिमम 3 मोस्ट एट मोस्ट बोला है, मतलब 3 की ही रख सकते हैं। 3 से ज़्यादा रखेंगे तो फिर हमको नोट चेंज करनी पड़ेगी, स्प्लिट करना पड़ेगा, जो हमको पता है। अब उसके बाद आगे बोला है कि द वैल्यू 23 इज नाउ inserted in the B+ ट्री। तो बोला है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज अ करेक्ट। सबसे पहले मैं इसमें एक ट्री बना देता हूँ। तो इसमें किस तरह बनी, 6, 12, 19, ये हमको देखो। अब इसमें एटमोस्ट 3 है, 3 नोड्स हैं, एक में 3 इंटीजर्स इंसर्ट है एक नोड में, 1, 2, 3। अब इसमें इसके भी चाइल्ड हैं, तो कौन कौन से हैं, एक चाइल्ड है इसमें 1, 4, देन 3। उसके बाद यहाँ से एक है 7, 9 एंड 10। उसके बाद यहाँ पे भी है, क्योंकि 5 बोला है तो 5 है, जब बोला ना 5 नोट्स, तो एक है 3, 13, 15 एंड 17। अब एक नोट यहाँ पे और है, तब हमारे 5 हो जाएंगे। इसमें क्या है 20, 21 एंड 22। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन समझो। इसमें बोला है नन ऑफ द नोड विल स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स मतलब कि ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एटलीस्ट वन नोड इट स्प्लिट, नोड विल स्प्लिट, ये हो गया। थर्ड ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ नोड्स रिमेनिंग सेम, मतलब अनचेंज। इस तरह उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अनचेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ है हाइट ऑफ द ट्री विल इंक्रीज। इसमें इस ट्री के थ्रू पहले आप देखो 23 हम कहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं,
क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूँ। इसमें हमको एक B+3 दिया गया है जिसमें हमारे 5 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें बोला गया है कि एक नोड में कैन स्टोर एट मोस्ट 3 की। एक नोड में हम अभी तो फुल है, सब में 3 3 है, तो अब इसमें हमको एक नोड में हमको बस ये ध्यान रखना कि 3 से ज़्यादा वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करा सकते। अब बोला है कि द वैल्यू ऑफ 23 इज नाउ स्टोर्ड इन द B+3। एक इस अब हमको 23 इसमें इंसर्ट कराना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि इस ट्री में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कौन सा चेंजेस आया और वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहले आपको B+3 की अगर प्रॉपर्टी पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब भैया देखो पहले समझ लो B+3 होता है, बाइनरी सर्च ट्री। बी ट्री हमको पता है, बी ट्री क्या होता है, उसमें हम वैल्यू को इंसर्ट कराते जाते हैं, उसके बाद हमारी ट्री तैयार हो जाती है। बी ट्री में हम कोई ऑर्डर नहीं होता, डायरेक्ट पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते चले जाते हैं। अब B+3 में क्या होता है, देखो B+3 में हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमको बी ट्री में भी क्या करते हैं, हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अगर हमारी जो बोला है कि नोड में इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं तो हम मिडिल वाले को स्प्लिट कर देते हैं ऊपर की ओर। ऊपर हमारा एक नोड और बना देंगे और इनको उसका चाइल्ड बना देते हैं, ये हमको पता है। जैसे बाय एग्जांपल 6 12 19 है। अब इसमें हम सपोज करो अगर हमको 20 इंसर्ट करना होता तो हम यहाँ पे 20 इंसर्ट करते, तो अब इसके अकॉर्डिंग गलत होता। तो हम क्या करते, एक ये लेफ्ट वाला या एक राइट वाला, इसको ऊपर स्प्लिट कर देते। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लेफ्ट वाला ले रहे हो तो आप लेफ्टी वाला लेना। तो बी ट्री में क्या होता कि 12 वाले को यहाँ पे लेकर एक हम बना देते, और उसके बाद क्या होता, इसके हमारे 2 चाइल्ड हो जाते। एक हमारा चाइल्ड हो जाता 6 और एक हमारा हो जाता क्या, यहाँ पे मानो 16 एंड जो भी दिया गया तो मानिए 17। तो इस तरह हमारी बी ट्री बन जाती। अब B+3 अगर होता तो क्या होता, अब यहाँ पे जैसे मानिए दिए 6 12 15, अब यहाँ पे हमने इंसर्ट किया 20। तो अब B+3 में क्या होता है कि जो हमारा रूट नोड एलिमेंट होता है उसमें हम क्या दिक्कत है कि 20 मानो 12 को हम इंसर्ट करते तो 12 तो होता ही होता। अब इसमें 12 देखो, अब इसमें 12 यहाँ भी आता और 12 हमारा क्या होता, 12 हमारा इसमें एक चाइल्ड में भी 12 एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पे आता कितना 15 एंड 20 यहाँ पे होता और यहाँ पे होता ये। तो B+3 बस ये ध्यान देना होता है। बी नोड सिंपल बी ट्री में क्या होता है, हम स्प्लिट करते हैं तो ऊपर एक नोड एलिमेंट और बन जाता है, एक हमारा जो नोड होता है एक और का बन जाता है। बट उसमें एक हम चाइल्ड में वैल्यू कॉपी नहीं करते हैं। बट B+3 में हमको क्या करना होता है, B+3 में हम अगर स्प्लिट कर रहे हैं नोड को तो एक उसमें हम चाइल्ड में भी वैल्यू उसकी कॉपी कर देते हैं। जैसे 12 को हमने इंसर्ट किया तो 12 हमारा देखो यहाँ पे भी कॉपी है, ठीक है। स्प्लिट तो किया हमने बट 12 हमारा नोड बना, बट 12 को हमने इधर एक चाइल्ड में कॉपी भी किया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अब इसमें देखो, अब इसमें एक चीज ये भी ध्यान देना कि अगर देखो जब हम रूट नोड में ऐसा करते हैं तभी हमारा 12 कॉपी होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब जैसे अगर हमने चाइल्ड पे, अब इसका ये चाइल्ड है, इसमें अगर हमारी मैक्सिमम 3 रख सकते हैं। अगर इसमें हम कोई वैल्यू 4 अगर एटलीस्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो इससे जब स्प्लिट होगा तो इसमें हम वैल्यू कॉपी नहीं करते हैं। सिर्फ ये कंडीशन किसमें है, सिर्फ रूट नोड पे है। अब यहाँ से अगर स्प्लिट हो गया, एक गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ से जब हम स्प्लिट करेंगे दूसरा रूट नोड बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू कॉपी कर देंगे, क्योंकि इसके लिए तो रूट नोड यही है। तो अब इस क्वेश्चन को समझो, देखो इसमें क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि क्या इंसर्ट करना है 23। अब 23 हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, 23 इंसर्ट करेंगे भैया यहाँ पे, क्योंकि 23 के बाद बाइनरी सर्च ट्री को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई, बोला है एटमोस्ट 3 की होनी चाहिए। तो अब 3 की होनी चाहिए, तो अब 3 की कैसे करें, तो मतलब इन दोनों में एक हमको नोड हमको स्प्लिट करना होगा। अब हम मानिए लेफ्ट को लेके चलते हैं, तो 21 को ले लिया, तो 21 को यहाँ से स्प्लिट किया तो यहाँ पे आ गया 21, तो एक यहाँ पे 21 हमने रूट पे रख दिया, तो एक बन गया ये और एक बन गया हमारा ये। यहाँ तक अभी ओके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्प्लिट हो गया।
अब उसके बाद लेकिन कंडीशन गड़बड़ है कि अब यहाँ पे भैया कॉपी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये चाइल्ड है, इसलिए हमने कॉपी नहीं किया। अब यहाँ पे देखो मगर कंडीशन एक गड़बड़ ये हो गई कि रूट में हमारे 4 आ गए। अब बोला तो इसमें गया कि एक नोड में एटमोस्ट 3 ही होने चाहिए, तो अब यहाँ से भी हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे स्प्लिट कैसे करेंगे, एक हमने लेफ्ट लिया है तो पूरे क्वेश्चन में लेफ्ट ही लेंगे, ऐसा नहीं कि एक जगह लेफ्ट लिए एक जगह राइट लेंगे, तब गलत हो जाएगा। अब 12 को हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे, और अगर जैसे 5 का होता तो हम मिडिल वाले को ले लेते हैं, मिडिल वाले को स्प्लिट करते जाए, इसमें मिडिल तो बन नहीं रहा, तो इसमें क्या करेंगे 12 को हमने अब लेफ्ट सब लिया तो हमने 12 को ऊपर एक नोड बना दिया। अब 12 को यहाँ से बनाया तो देखो, अब 12 को यहाँ से बनाया तो हम क्या करेंगे, अब 12 हमारा एक नोड यहाँ पे हुआ और एक नोड ये बन गया इसके। तो यही मैंने बताया था कि एक यहाँ पे चाइल्ड ये हुआ इसका और एक चाइल्ड इसका ये हुआ, और 12 को देखो रूट नोड को हमने स्प्लिट किया था तो 12 को हमने यहाँ भी कॉपी कर दिया और 12 को रूट नोड से हमने एक बार इसको यहाँ पे भी कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। अब इसमें ऑप्शन देख लो, अब इसमें ऑप्शन है सबसे पहला कि देखो इसमें ऑप्शन है कि नन ऑफ द नोड विल स्प्लिट, तो ये तो रॉन्ग है। अब इसमें बोला एटलीस्ट 1 नोड विल स्प्लिट, तो एटलीस्ट 1 नोड है तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 नोड पे यहाँ पे स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब एक नोड तो हमारा एटलीस्ट मतलब होता है एक तो मिनिमम एक तो स्प्लिट होना चाहिए, तो एक से हमारे इसमें तो 2 स्प्लिट हुए, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब बोला अनचेंड, तो अनचेंड तो ऐसा नहीं कि रूट पहले ही वाला डायग्राम है, चेंज हुआ है तो चेंज हो गया। अब बोला हाइट ऑफ द ट्री विल इंक्रीज, तो ये भी सही है क्योंकि देखो अब इसमें पहले हाइट कितनी थी 2, एक ही थी, अब इसमें हाइट कितनी है एक, ये 1 2, तो अब हाइट 1 से 2 हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और B+ टीम में एक चीज ध्यान रखा करिए कि जो नोड पे अगर हम नोड को रूट नोड को स्प्लिट करते हैं तो उसका एक जो भी स्प्लिट करेंगे उसका एक नोड हम चाइल्ड पे कॉपी कर देंगे, और रूट नोड पे तो होगा ही होगा, तभी हमने 12 को रूट नोड बनाया तो 12 को कॉपी भी कर दिया एक चाइल्ड पे। अब 12 इसके इक्वल है तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करा करिए थोड़ा सा ध्यान से। और B ट्री और B+ ट्री में यही डिफरेंस है। और B+ ट्री में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो इसमें जब हम जो चाइल्ड एलिमेंट बनाते हैं ना, इनको आप हमेशा देखिएगा ये हमारा हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही होते हैं, कि यहाँ पे जो भी होगा सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होता मिलेगा आपको। कोई भी B+ ट्री अगर पूछे कि इसमें वैल्यू इंसर्ट हुआ या कोई ऑप्शन है तो उसमें देखेगा नीचे का हिस्सा आपका, जब B+ ट्री आप बनाएंगे तो आप बनाने के बाद आप आंसर ऐसे चेक कर सकते हैं कि नीचे के जो हमारे चाइल्ड एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह जिस तरह भी दिया हो उस तरह के ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन में। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा रिलेशन से है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें हमको एक रिलेशन दिए गए हैं, एट्रीब्यूट दिए गए x y z a, b, c, be the attribute of an entity set E, entity set E में है। ठीक है, अब इसमें कुछ हमको चीज़ें दी गई हैं। इफ एक है x, x y, a, b, a, b एंड c, और बोला गया है x y एंड z भी दिया गया, आर सुपर की हैं, ये सारी सुपर की हैं, सुपर की। विच ऑफ द कैंडिडेट की, विच ऑफ द कैंडिडेट की, इन्हीं से हमको बताना है कि कैंडिडेट की क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है आपका x, y एंड a, b, दूसरा है x, a, b, थर्ड है x, y, z, a, b, c, फोर्थ है नन। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को समझो मैं समझा दे रहा हूँ कि हमको एक x, y, z, a, b, c आर एट्रीब्यूट दिए गए, एंटिटी सेट है किसके, ई के एंटिटी सेट है। ठीक है, जो हमारे सेट्स क्या हैं, एक x है, एक x, y, a, b, इस रिलेशन से जो एंटिटीज है हमने इतनी सारी सुपर की बनाई है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने बना दिए। अब पूछ रहा इन्हीं सुपर की में कैंडिडेट की कौन सी है, तो वो आपको बताना है।
तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। अब देखो समझो कैंडिडेट की क्या होती है, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया है कि देखो जो सुपर, जैसे कोई रिलेशन हमको ये एंटिटी दी गई है, अब उसमें देखो मल्टीपल सुपर की पॉसिबल होती है, और उसके बाद सुपर की क्या होती है, जिनसे पूरा एट्रीब्यूट हमारा जो रिलेशन होता है वो कवर हो जाए, वही हमारी सुपर की होती है। बट कैंडिडेट क्या होती है, कैंडिडेट की वो होती है जो मिनिमम की, जो सबसे मिनिमम छोटी से छोटी की होती है, जिससे हम पूरे रिलेशन को कवर करें, वही हमारी कैंडिडेट की होती है। तो ये नहीं होता देखो एवरी सुपर की इज ए नॉट कैंडिडेट की, जो जितनी सुपर की वो हमारी कैंडिडेट की हों ये जरूरी नहीं, बट जो कैंडिडेट की होती है वो हमारी सुपर की होती हैं। तो क्या होता है, एवरी कैंडिडेट की इज ए नॉट सुपर की, बट कैंडिडेट की इज ए सुपर की। अब यहाँ से देखो हम कैसे भाई ये सुपर कैंडिडेट की निकाले, तो देखो इसमें सबसे छोटी हमारी कौन सी है, देखो क्या है, ये तो हमारी ABC XYZ ABC है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी है, तो इससे हम पूरे रिलेशन को ऐसे भी कवर नहीं कर सकते। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन कौन से, एक तो X ये है सबसे छोटा, तो और एक है AB। तो अब इसमें देखो, अब ये XY को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि X से ही जब हम पूरा जो एंटिटी कवर कर सकते हैं तो हम XY को क्यों ले, तो ये X हमारा होगा, AB से छोटा हमारा कोई है नहीं, तो ये ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। तो बस इतना सा समझना था, कैंडिडेट की होती है जो हमारी सुपर की होती है, उससे भी मिनिमम जो हमारी की होती है, मिनिमम की जिससे हम पूरे रिलेशन को कवर कर सकें, वो हमारी कैंडिडेट की होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब अगला क्वेश्चन एक हमारा इसी से रिलेशन से है, उसमें हमको ये बताना है कि फंक्शन क्या है, रिलेशन डिपेंडेंसी क्या है इसकी। तो एक आर हमको रिलेशन दिया गया AB, C, D। अब बोला इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी कौन कौन सी, फंक्शन डिपेंडेंसी एडजस्ट कर रही हैं A से B और क्या एडजस्ट कर रहे हैं C से D। अब आपको ये, अब इसमें डिकम्पोजिशन क्या दिया गया है, डिकम्पोजिशन इज मेड एज R1 दिया गया है A, B और R2 दिया गया है इसमें C, D। अब इसमें ये बताना है हमको कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है क्या, और बताना है कि लॉसलेस है कि नहीं, लॉसलेस है कि नहीं, लॉसलेस और एग्जिस्ट और नॉट इन अ फंक्शन, जो रिलेशन दिए उसमें फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करिए और उसके बाद बताइए जो दो रिलेशन दिए गए इनमें देखो कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो लॉसलेस है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो सिंपल इसमें हमको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे भैया, सबसे पहले चेक करेंगे कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होता है, जो हमारा AB एट्रीब्यूट है और CD एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे रिलेशन फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है यहाँ पे फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। तो अब यहाँ पे AB है तो यहाँ पे A से B हमको दिया गया है, ठीक है। अब A तो हमारी कैंडिडेट की होगी और A से B हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है इस हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी से पूरी तरह कवर है। तो यहाँ पे ये ठीक है। अब C और D है तो सिंपली हम देख रहे हैं C और D, तो यहाँ से भी हमको एक फंक्शन डिपेंडेंसी मिली, तो ये भी हमारा पूरा रिलेशन कवर है, तो दोनों हमारे कवर है, इसलिए हमारा ये हो गया, क्या होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला पार्ट तो हमारा सही है। अब भैया लॉसलेस है कि नहीं लॉसलेस है, तो लॉसलेस चेक करने का एक तरीका ये है कि दोनों कैंडिडेट की मिल रही, तो अब इसमें देखो इससे ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो गया। अब लॉसलेस कैसे चेक करते हैं, हम डायग्राम से, एक मैंने बताया था कि इस तरह का डायग्राम बना लिया करो तो चेक हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे A, B, C एंड D। अब रिलेशन क्या क्या दिए गए हैं, AB, तो A, B और C और D। अब कहीं पे ऐसा कोई एलिमेंट है, अब हमको पूरा एक सेट कंप्लीट करना, अगर हो जा रहा तो लॉसलेस है, नहीं हो रहा तो लॉसी है। तो अब हमारा कहीं पे देखो B से C कोई रिलेशन है या A से D है, ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, लॉसी। अब इसका एक चेक करने का शॉर्टकट मेथड देखो कैसे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सिंपली कैसे निकालेंगे कि लॉसी है कि लॉसलेस है, R1 इंटरसेक्शन R2।
अगर कुछ कॉमन आ रहा है, अगर फाई आ रहा तो इसका मतलब आ रहा है लॉसी, और अगर कुछ नॉट फाई आ रहा है तो इसका मतलब होगा लॉसलेस। ठीक है, तो अब R1 इंटरसेक्शन R2 करेंगे तो क्या आएगा 5, इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा लॉसलेस इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है बट लॉसलेस इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे जो हमारे रिलेशन दी गई है क्या है, ये हमारे लॉसी हैं। ठीक है, लॉसी लॉसलेस आपको पता है क्या होता है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो। अगर इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो इसका मतलब लॉसी है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब तो लॉसी है, अगर कॉमन आ रहा है तो लॉसलेस है। ठीक है, नहीं बाकी बड़े डायग्राम में आप डायग्राम बना के चेक कर सकते हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन इसी से है, उसके बाद में 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। तो क्वेश्चन है हमारा क्या, इसमें भी हमको एक रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन है आपका AB, C, D रिलेशन दिया गया है। अब इसमें हमको फंक्शन डिपेंडेंसी क्या दी गई है, फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है A से C और B से D दी गई है। इतना ही छोटा सा सवाल है, अब बताना है इसमें कि द रिलेशन इज इसमें क्या है, 1NF है कि 2NF है या 3NF है, 4th है BCNF। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन दिया गया, फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है, चेक करिए और बताइए कि फंक्शन क्या है, 1NF 2NF कौन सा नॉर्मल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले अब हमको चेक करने का तरीका क्या, भैया आप कैंडिडेट की निकालो। तो सबसे पहले मैंने बताया कैंडिडेट की निकालना कैसे है, B से D। अब यहाँ पे देखो राइट साइड वाला पार्ट चेक करना है। अब राइट साइड वाले पार्ट पे चेक करो तो क्या है यार, देखो कि हमारे कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमको पता है B हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारा कैंडिडेट की पार्ट होगा, और A भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो A भी हमारा कैंडिडेट की पार्ट होगा। क्योंकि देखो A से हमको अगर हम सिंपली अब पहले A B से चेक कर लेते हैं, तो A भी हमारा क्या कैंडिडेट की पार्ट है, तो हाँ A से हमको मिल रहा C भैया, और B से मिल रहा हमको B तो आएगा ही, और B से हमको मिल रहा D, तो ये हमारा कैंडिडेट की पार्ट हो गया। अब कैसे, अब इसको अब दिमाग में आएगा क्या इससे भी मिनिमम कैंडिडेट की है क्या, तो नहीं है। देखो A से हमको C मिलेगा मगर B नहीं है, तो हम D कैसे ले पाएंगे, तो ये हमारी क्या आ गई कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की तो इसमें अब ये पूरी तो है नहीं, तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, कैंडिडेट के ही पार्ट होते हैं। तो A और B को कॉम्बिनेशन से हमने 2 प्राइम एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से हमने एक कैंडिडेट की बनाई। अब ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो हमारे कैंडिडेट की जिनसे हम नहीं बना सकते, या हम प्राइम एलिमेंट में जो नहीं है वो हमारे क्या होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। तो अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, C और D। अब हम इन्हीं की हेल्प से अपने रिलेशन को चेक करते हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे A तो हमारा क्या है, अब देखो इसमें A भी कैंडिडेट की नहीं है, B भी कैंडिडेट की नहीं है, तो BCNF तो नहीं होगा, क्योंकि BCNF की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो लेफ्ट साइड होते हैं हमारे वो सारे कैंडिडेट की होनी चाहिए, तो वो हमारे क्या होते हैं BCNF होते हैं। अब इसमें A तो सिंपल अकेला कैंडिडेट की है नहीं, तो BCNF नहीं होगा। अब 3NF में क्या होता है, लेफ्ट साइड ये तो कैंडिडेट की मिल जाए, ये तो अगर नहीं मिल रहा लेफ्ट साइड कैंडिडेट की, तो राइट साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट मिलने चाहिए। अब देखो अब लेफ्ट साइड कैंडिडेट की नहीं मिली, बट राइट साइड हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो 3NF भी नहीं होगा। अब बचा 2NF। अब यहाँ पे 2NF में क्या होता है कि ये तो कैंडिडेट की हो लेफ्ट साइड, वो भी ठीक है, यह तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो, बट हमेशा प्राइम एट्रीब्यूट के सामने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर प्राइम एट्रीब्यूट है इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हमारा क्या होता है, पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर जाती है, जिससे हमारे 2NF की प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे A हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है भैया, बट C हमारा क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो पहले ही रिलेशन में हमको मिल गया कि
प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिला हमको, पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी हो गई। तो इसका मतलब 2NF नहीं होगा। 2NF में मोस्टली स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो प्राइम एट्रीब्यूट हो ये तो राइट साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो तो राइट साइड भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, तब भी हमारा 2NF होगा। ये तो हमारा ये कैंडिडेट की है तो आगे चेक ही नहीं करना, कैंडिडेट की मिल रही तब तो ठीक है, ये कैंडिडेट की है, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो या प्राइम एट्रीब्यूट हो कुछ भी हो बाहर में जाए हमको चेक नहीं करना। बस ये है कि अगर लेफ्ट साइड प्राइम एट्रीब्यूट है तो राइट साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, या लेफ्ट साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो राइट साइड प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों मिले तो इसका मतलब पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी हो जाएगी और ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। तो अब बचा हमारा 1NF। तो जब कुछ नहीं है तो हमारा ये है 1NF। तो ये रिलेशन हमारा क्या था, ऑप्शन हमारा फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा रिलेशन तीनों को फेल कर रहा है, BCNF भी नहीं है, 3NF भी नहीं है, 2NF भी नहीं है, तो सिंपली 1NF। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो आप आराम से घर पे सॉल्व करिएगा, उसके बाद मुझे ऑप्शन बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें हमको एक रिलेशन दिया गया है। पहला क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है, क्या है रिलेशन है, ABCD, सॉरी ABCD। हाँ, अब इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी क्या क्या दी गई है, A से B दी गई है, B से C दी गई है, C से D दी गई है और D से B दी गई है। ठीक है, अब इसमें डिकम्पोजिशन क्या क्या दिए गए हैं, डिकम्पोजिशन क्या दिए गए हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ R इंटू R1 दिया गया है A, B, R2 दिया गया हमारा B, C और R3 दिया गया हमारा B, D। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं, और सेकंड बताना है कि लॉसलेस है या लॉसली है, लॉसलेस है, लॉसलेस या और लॉसी क्या है। अब सेकंड ऑफ हमारा लो क्वेश्चन है, सेकंड है, इसमें भी हमको DBMS से ही है, जो रिलेशन दिया गया है ABCD एंड E। ठीक है, अब इसमें हमको फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है क्या, A से B, B से C, C से D एंड D से E। अब बोला गया है द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बताओ, इसमें हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सिंपली ये 2 क्वेश्चन एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। पहला क्वेश्चन है, एक हमको रिलेशन दिया गया है, फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है हमको, फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है हमारी A से B, B से C, C से D और D से B, और हमको डिकम्पोजिशन R दिया गया रिलेशन से, 3 रिलेशन इसमें R1 है AB, R2 है BC, R3 है BD। तो अब इसमें आपको ये चेक करना है कि हमारा लॉसी है कि लॉसलेस है, और दूसरा हमको चेक करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व है कि नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा इसमें, दूसरा क्वेश्चन है सॉरी हमारा ये है, जिसमें हमको एक रिलेशन दिया गया, फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है और पूछ रहा है कि इसमें बताओ हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कई सारे कराए हैं, आई होप मोस्टली स्टूडेंट इस दोनों क्वेश्चन को, मोस्टली का सारे स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसमें भैया आंसर हमारा क्या है। ठीक है, और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि मुझे ये क्वेश्चन भैया समझ में नहीं आया, तो हम नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन फिर से कर लेंगे और उसका मैं देख लूँगा कि और कोई आसान तरीका हम बना सकते हैं, तो उससे भी मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ हम और भी सब्जेक्ट को उसमें ऐड करूँगा। अब ये सब्जेक्ट के कई सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो डिजिटल की जगह और कोई भी सब्जेक्ट को चेंज करके मैं कोई सब्जेक्ट लेके आऊँगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम मल्टीपल सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक सेशन बनाएंगे जिसमें मैं आपको कई सारे जो गेट में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपको लेके आता हूं जो क्वेश्चन अक्सर गेट में पूछे जाते हैं, और इसी तरह का सिमिलर टाइप क्वेश्चन गेट में पूछा जाने वाला होगा। ये क्या पता नेक्स्ट ईयर आ जाए, अब की वाले में ही आ जाए। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो मोस्टली ज़्यादा बार गेस्ट में पूछे गए हैं और जो आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, आपको सेशन
आपने एंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा कि आपने नए कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ हमने नई ट्रिक भी सीखी, तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने ये समझा होगा कि क्वेश्चन को हम जल्दी कौन से मेथड से करें कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, जिससे हमारा टाइम सेव हो पाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन के साथ, जो इसमें आपको मैं नए कॉन्सेप्ट और नई ट्रिक्स बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आई होप मोस्टली स्टूडेंट इनका सॉल्व करेंगे और इनका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। अब आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है, अब अगर जिनको अच्छा लगा हो तो एक आप कमेंट पे मुझे हार्ट बना दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।